बहुत पुराने जमाने की बात है। एक राजा था। उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूलों के पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज थी एक सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस राजकुमार से खुश नहीं रहता था। वह उसे मूर्ख भी मानता था। उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा समझदार 2 राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ, अपना काम करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ा उड़ गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उसके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूं कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी सजाई और सुंदर सी लगेगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और दिखने में भी भद्दी सी होगी।
ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम को वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच दो सराय थी। उसमें से एक सराय खूब सजी सजाई थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाजें आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार नहीं लौटा तो मझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर वह भी अपना काम भूल गया। यहां तक कि उसे घर लौटने की भी सुध न रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास था कि जब उससे बड़े दोनों राजकुमार इस काम में सफल नहीं हुए तो इसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने उसे इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुंचा देती हूं। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। राजकुमार ने उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल लिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूं कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वे इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले के बाहर ले आना। लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले के पास जाकर देखा, सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे।
इन सेबों को देखकर राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके पिता के बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नजर पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत सुंदर था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वही पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही कमरे में घुस गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राज दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं ना तो सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि लोमड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी को सारी बातें बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम करते तो इस मुसीबत में नहीं फंसते और सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले में घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना। लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उसमें से एक तो पुरानी चमड़ी की जीन होगी और दूसरी सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुरानी चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बैठाया और कुछ ही देर में वह उससे लेकर किले के पास पहुंची। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले की घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल दिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी सोने की जीन पर पड़ गई। यह जीन बहुत ही सुंदर थी और उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी हुई थी। इतने सुंदर घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया।
राजकुमार को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने राजा के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। यहां से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया। उसे मजबूर होकर राजा की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो, तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो यह नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो, मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूं। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे, राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माता पिता से मिलकर आती हूं, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर फिर से लोमड़ी ने अपनी पूंछ फैला दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल के पास जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहां भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन राजकुमार ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसने अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।